जय हिंद। आज हम जानेंगे भारतीय इतिहास के एक ऐसे योद्धा के बारे में जिनके बारे में कहा जाए तो हमें उनके नाम से ज़्यादा कुछ भी पता नहीं है। हमें पता है मुगलों के बारे में, हमें पता है अंग्रेज़ों के बारे में, हमें पता है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में। लेकिन अगर आज हमसे पूछ लिया जाए पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो हम उनके नाम से ज़्यादा उनके बारे में और कुछ भी नहीं बता सकते। हमें पूछ लिया जाए महाराणा प्रताप के बारे में तो उनके बारे में केवल हमें एक ही बात पता है, वो है हल्दी घाटी का युद्ध। इसके अलावा हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और अगर बात की जाए मिहिर भोज प्रतिहार की तो उनके बारे में तो उनका नाम भी आधे लोगों को तो अभी तक उनका नाम भी नहीं पता है। और ये गलती हमारी नहीं है, ये गलती है भारतीय इतिहास की कि भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप को सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि उनका युद्ध अकबर की सेना से हुआ, और पृथ्वीराज चौहान को सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि उनका युद्ध गजनी के लुटेरे गोरी से हुआ था। और मिहिर भोज प्रतिहार के बारे में तो 2 लाइनें भी हमारे इतिहास में नहीं है। तो आज हम जानेंगे भारतीय इतिहास के ऐसे ही योद्धा के बारे में जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। एक और बात, अगर हमसे शाहजहां के बारे में पूछ लिया जाए, शाहजहां के बारे में, तो शाहजहां के बारे में हमें ये पता है कि उसने आगरा में ताजमहल बनवाया। अगर किसी से ये पूछ लिया जाए कि उसने आगरा में ताजमहल क्यों बनवाया तो जवाब मिल जाएगा कि उसने अपनी पत्नी की याद में बनाया, क्योंकि उसकी पत्नी मर गई थी और उसकी याद में उसने ताजमहल बनाया। और उस ताजमहल, अगर उनसे ये भी पूछ लिया जाए कि उस ताजमहल का पुराना नाम क्या था तो हम बता देंगे कि उसका पुराना नाम था मुमताज महल, क्योंकि उसकी पत्नी का नाम था मुमताज, इसलिए उसका नाम भी उसने रख दिया था मुमताज महल। और उसी मुमताज महल का नाम आगे चलकर पड़ गया ताजमहल। तो ये सारी जानकारी हमें शाहजहां के बारे में पता है, अकबर के बारे में हमें बहुत ज़्यादा पता है, बाबर के बारे में भी पता है, अंग्रेज़ों के बारे में भी पता है, सबके बारे में पता है, लेकिन हमें नहीं पता है तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो आइए जानते हैं भारत के एक ऐसे ही योद्धा के बारे में। कब हुआ पृथ्वीराज चौहान का जन्म? क्या थी शब्दभेदी बाण विद्या जिसका प्रयोग करके पृथ्वीराज चौहान ने कैसे गोरी को मार दिया? और कौन थे चंद्रबरदई? इन चंद्रबरदई की मदद से ही पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को मार दिया। और कौन थी संयोगिता जिससे विवाह के पश्चात कन्नौज का राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन बन गया और भारत के सभी राजा पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन बन गए और गोरी के साथ जाकर मिल गए, जिससे पृथ्वीराज चौहान 18वें युद्ध में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। अब हम जानेंगे कि चौहान और गोरी के बीच में कितने युद्ध हुए और कितने युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और कितने युद्ध में गोरी की विजय हुई। उसके बाद में हम जानेंगे कि पृथ्वीराज चौहान ने कैसे अपनी फूटी हुई आंखों से गोरी को मार दिया। और उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे हुई पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु और उसके बाद क्या हुआ संयोगिता का। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके हम जानते हैं विस्तार से। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 ईस्वी 1149 ईस्वी में अजमेर के शासक जिनका नाम था सोमेश्वर, इनके घर हुआ। इनकी माता का नाम था कपूरी देवी, इनका जन्म हुआ 1149 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था सोमेश्वर और इनकी माता का नाम था कपूरी देवी। और इनके बचपन के मित्र जिनका नाम है चंद्रबरदई, ये बचपन में इनके मित्र हैं, लेकिन यही चंद्रबरदई आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान के राजकीय कवि बन जाएंगे और आगे चलकर गोरी को मारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कौन? चंद्रबरदई, जो कि इनके बचपन में मित्र हैं लेकिन आगे चलकर बन जाएंगे इनके राजकीय कवि और इनके दरबार में एक कवि का काम करेंगे। पृथ्वीराज चौहान को बचपन से ही तलवारबाजी का, घुड़सवारी का शौक था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को इन सब से अलग एक और शौक था, वो है शब्दभेदी बाण विद्या सीखने का। आखिर क्या थी ये शब्दभेदी बाण विद्या? जब भी शब्दभेदी बाण विद्या का नाम आता है तो भारतीय इतिहास में केवल 2 ही लोगों का नाम आता है जिन्हें शब्दभेदी बाण विद्या का ज्ञान था। एक थे भगवान राम के पिताजी जिनका नाम है राजा दशरथ, उन्हें आती थी, और एक और आती है पृथ्वीराज चौहान को। जब इनके गुरु पृथ्वीराज चौहान को समझाते हैं कि शब्दभेदी बाण विद्या सीखना इतना आसान नहीं है,
ये भारतीय इतिहास में केवल राजा दशरथ को आती थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान नहीं मानते हैं और पृथ्वीराज चौहान ये ठान लेते हैं कि मुझे शब्दभेदी बाण विद्या सीखनी है और बचपन में ही निरंतर प्रयास से शब्दभेदी बाण विद्या सीख जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं क्या होती है शब्दभेदी बाण विद्या। जैसे कोई व्यक्ति है, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है और उसको निशाना लगाना है यहाँ पर, तो केवल वो यहाँ पर खड़े व्यक्ति के शब्दों को सुनकर ही यहाँ पर खड़े व्यक्ति के शब्दों को सुनकर ही इस जगह पर बाण लगा देता था और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती थी। ये होती है शब्दभेदी बाण विद्या, जो कि नाम से स्पष्ट है, शब्द को भेदने वाली बाण विद्या। शब्द को भेदने वाली बाण विद्या ही क्या होती है? शब्दभेदी बाण विद्या। केवल यहाँ से आदमी कुछ बोलेगा, शब्द बोलेगा, उन शब्दों को पकड़कर ही इस जगह पर बाण लगा देना, यही होती है शब्दभेदी बाण विद्या, जिसका ज्ञान पृथ्वीराज चौहान को बचपन में ही हो चुका था और यही ज्ञान उनको सबसे अलग भी बनाता है। पृथ्वीराज चौहान अपना शासन कर रहे थे। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में अपना शासन संभाला, दिल्ली और अजमेर दोनों जगह पर अपना शासन संभाला। उनके शासनकाल के दौरान दिल्ली की जनता बहुत ही खुश थी, लेकिन तभी गजनी के शासक गोरी की नज़र दिल्ली पर पड़ती है और गोरी, क्योंकि गोरी एक लुटेरा था और वो लूटने के उद्देश्य से उसकी नज़र दिल्ली पर पड़ी और दिल्ली के अपार धन संपदा को देखकर वो दिल्ली की तरफ आकर्षित होने लगा। लेकिन इस बात के साथ साथ उसे इस बात का भी पता चल गया कि वहां पर शासन पृथ्वीराज चौहान कर रहे हैं और जिनसे जीत पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन गोरी 17 बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है और 17 ही बार पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है और पीठ दिखाकर भाग जाता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसे नहीं मारते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि हम पीठ दिखाकर भाग रहे व्यक्ति को नहीं मार सकते, ये राजपूतों की आन बान और शान के खिलाफ है, मैं किसी भी पीठ दिखाए व्यक्ति को नहीं मारूंगा। और पृथ्वीराज चौहान 17 बार गोरी को माफ कर देते हैं और गोरी वापस भाग जाता गजनी और कुछ दिनों बाद फिर से पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता। इसी प्रकार 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हराया। लेकिन एक कन्नौज का राजा था जयचंद, जो कि पृथ्वीराज चौहान से जलता था। पृथ्वीराज चौहान को हमेशा से ही नीचा दिखाना चाहता था, वो हमेशा से ही पृथ्वीराज चौहान से जलता था और उन्हें नीचा दिखाना चाहता था। इसलिए उसने अपनी पुत्री संयोगिता, उसकी पुत्री का नाम था संयोगिता, उस संयोगिता के स्वयंवर में भारत के समस्त राजा महाराजाओं को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। केवल एकमात्र शासक को नहीं बुलाया, जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि ये जयचंद हमेशा से ही पृथ्वीराज चौहान से जलता था, क्योंकि ये इतना योग्य नहीं था और चारों तरफ पृथ्वीराज चौहान की ही बातें होती थी, इसको कोई पूछने वाला नहीं था। इसलिए ये पृथ्वीराज चौहान से जलता था और इसने अपनी बेटी संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। लेकिन इसकी बेटी संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान को, जिनकी मूर्ति जयचंद ने द्वारपाल के स्थान पर रखी हुई थी, ये संयोगिता जाती है और उस मूर्ति पर ही वरमाला पहना देती है, जो कि ये मूर्ति पृथ्वीराज चौहान की थी। जब पृथ्वीराज चौहान को इस बारे में पता चलता है तो वो जयचंद के दरबार में आते हैं और स्वयंवर के बीच से ही संयोगिता का अपहरण कर लेते हैं, जिससे जयचंद समेत भारत के समस्त राजा और महाराजा पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन हो जाते हैं और इनको हराने की कोशिश करने लगते हैं। तभी कन्नौज का राजा जयचंद जाके मिल जाता है गोरी से और पृथ्वीराज चौहान के सारे भेद खोल देता है, सारे गुप्त मार्ग बता देता है, पृथ्वीराज चौहान की सेना की सारी कमजोरी बता देता है और ये भी बता देता है कि पृथ्वीराज चौहान की सेना कहाँ पर कमजोर है और कहाँ पर मजबूत है, कहाँ गोरी को आक्रमण करना चाहिए और कहाँ नहीं। इन सारे भेद को जाकर पृथ्वीराज चौहान गोरी को बता देता है और कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, वैसा काम कर देता है जयचंद, जाकर मिल जाता है गोरी से और तभी युद्ध होता है, 18वां युद्ध, जो कि पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में होता है। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में भी गोरी से नहीं हारते, लेकिन जयचंद और गोरी दोनों मिलकर छल और कपट से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेते हैं। केवल छल से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेते हैं और
इस युद्ध के बाद में गोरी जयचंद की हत्या करते हुए कहता है कि जो व्यक्ति अपनों का नहीं हुआ वो मेरा कैसे हो सकता है। जब गोरी ने जयचंद का धड़ अलग करते हुए कहा कि जो अपनों का नहीं हो सका वो मेरा कैसे हो सकता है, जो अपने दामाद का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा, और ऐसा कहकर इस जयचंद का सर धड़ से अलग कर देता है गोरी। और जयचंद के बारे में तो आज भी कहा जाता है, एक शायरी बहुत अच्छी है जयचंद के बारे में जो कि उसकी गद्दारी को प्रदर्शित करती है, क्योंकि वो एक गद्दार था, उसकी गद्दारी को प्रदर्शित करती है। कहते हैं कि जिनकी वजह से दुश्मनों के हौसले बुलंद होते हैं, जिनकी वजह से दुश्मनों के हौसले बुलंद होते हैं वो कभी मीर जाफर तो कभी जयचंद होते हैं। जिनकी वजह से दुश्मनों के हौसले बुलंद होते हैं वे कभी मीर जाफर तो कभी जयचंद होते हैं। उनका कोई भगवान कोई रब नहीं होता, उनका कोई भगवान कोई रब नहीं होता, आस्तीन के सांपों का कोई मजहब नहीं होता। ये कविताएं आज भी गद्दार जयचंद के बारे में कही जाती हैं। जब गोरी पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले गया और वहां पर जाकर पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ देता है और वहां पर एक भव्य समारोह का आयोजन करता है। इस समारोह में चंद्रबरदई भी पहुंच जाते हैं और चंद्रबरदई यहाँ पर खड़े हैं। चंद्रबरदई गोरी को ये बात मनाने में सफल हो जाते हैं कि हमारे महाराज पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण विद्या आती है और आपको भी ये शब्द भेदी बाण विद्या देखनी चाहिए। गोरी नहीं मानता है, चंद्रबरदई के बहुत प्रयास करने पर भी नहीं मानता है, लेकिन अंत में आकर चंद्रबरदई गोरी को मना लेते हैं कि वो शब्द भेदी बाण विद्या को देखें। तभी पृथ्वीराज चौहान को एक धनुष दिया जाता है और एक बाण दिया जाता है और चंद्रबरदई जो कि यहाँ पर खड़े हैं ये 2 लाइनें बोलते हैं, वो लाइनें आपको सुननी चाहिए। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। जब ये लाइनें चंद्रबरदई पृथ्वीराज चौहान से कहते हैं तो पृथ्वीराज चौहान अपने एक ही बाण से गोरी की हत्या कर देते हैं और हो जाती है गोरी की हत्या। इसके बाद में चंद्रबरदई पृथ्वीराज चौहान को अपनी कटार से मार देते हैं और स्वयं भी अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि जो हमारा उद्देश्य था गोरी को मारना वो पूरा हो चुका है, लेकिन अब गोरी के सैनिक हमें मारे उससे पहले हम खुद को ही मार देते हैं, क्योंकि कोई दूसरा विरोधी हमें मारे इतनी हिम्मत नहीं है उसमें और हम खुद को ही मार लेते हैं। तो ऐसा कहकर चंद्रबरदई ने पृथ्वीराज चौहान को भी मार दिया और स्वयं की भी आत्महत्या कर ली। और ऐसे ही खत्म हुई भारत के एक ऐसे महान योद्धा की कहानी, जिस जैसा योद्धा भारत ही नहीं विश्व इतिहास में भी उनके बाद नहीं जन्मा। इसके बाद में कई पूछते हैं कि इसके बाद में संयोगिता का क्या हुआ। तो संयोगिता ने जब उसको पता चला कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो चुकी है तब संयोगिता ने जौहर कर लिया और इसी तरह खत्म होती है संयोगिता की भी कहानी और पृथ्वीराज चौहान की कहानी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।